मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को अब भगवान राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। सरकार राम और कृष्ण से जुड़े विषयों को स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा में शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम हाउस में आयोजित योग कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राम पथ गमन और कृष्ण पथ गमन दो परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। भगवान राम और कृष्ण राज्य में जिन जिन स्थानों पर गए हैं उन जगहों को चिन्हित कर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का सरकार ने फैसला किया है। सीएम डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा है और उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इसके साथ ही शिक्षा जगत में एक और मुद्दे की चर्चा है और वो है मदरसों और मिशनरी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की। डॉक्टर मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने ये मांग उठाई। सवाल मदरसों का नहीं है, सवाल शैक्षणिक संस्था का है, सवाल भारत के राष्ट्र का मान सम्मान तिरंगे का है, सवाल जनगण मन के माध्यम से भारत के राष्ट्रगान का है। ये हमारी क्रिश्चियन संस्था यहाँ पढ़ा रही जनगण मन करती, झंडा वंदन होता है। तो कोई भी शिक्षण संस्थाएं हो हिंदुस्तान के अंदर अगर तिरंगे का अपमान करेंगे और जनगण मन नहीं गाएंगे तो उनकी फिर बहुत कुछ चीजें बंद हुई। कांग्रेस डॉक्टर मोहन सरकार की इस मुहिम पर तंज कस रही है। वो इसे धार्मिकता की आड़ में शिक्षा जगत के मूल मुद्दों से मुंह मोड़ने की कोशिश करार दे रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के साथ कांग्रेस कह रही है कि महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार का दायित्व क्या है? स्कूलों की स्थिति सुधरे, वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके। जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में सुनियोजित घपले हो रहे हैं, एग्ज़ाम होते हैं उसके पहले पर्चे लीक हो जाते हैं, ये सब व्यवस्थाएं पहले उसको बंद करें। तो इन सब बातों का जवाब ये देना नहीं चाहते, इसलिए ये धर्म की राजनीति करते हैं। भाई, अगर राम और कृष्ण को पढ़ा रहे हैं तो और भी महापुरुषों का करें ना, सबको रखना चाहिए, अच्छी बात है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसको उच्च शिक्षा अनुदान आयोग ने मापदंड के अनुरूप नहीं पाया, डिफॉल्टर घोषित कर दिया। और इसमें से 5 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो बीजेपी ने अपनी विचारधारा के अनुरूप बनाए। न उनमें मापदंड के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर है, न टीचिंग स्टाफ है, न लाइब्रेरी है, न प्रयोगशालाएं हैं। किस तरह का कैंपस कल्चर, किस तरह का एजुकेशन एक्सीलेंस और किस तरह का डिसिप्लिन बीजेपी लागू करना चाह रही है। पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रदेश ही नहीं देश में एक बड़ा सियासी मसला रहा है। छात्र मुगल, तुर्क, मंगोलों का इतिहास तो पढ़ते आए हैं, लेकिन जब भी इसमें गीता रामायण के प्रसंगों को जोड़ने की कोशिश हुई तो शिक्षा के भगवाकरण के नाम पर हमेशा एक वर्ग विरोध करता आया है। अब जब डॉक्टर मोहन सरकार एक बार फिर भगवान राम कृष्ण के जीवन प्रसंगों को पाठ्यक्रम को पढ़ाने की तैयारी में है, इसके विरोध में संकेत मिलने लगे। देखना यह है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर यह विरोध कितना आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शिक्षा, सेक्युलरिज्म और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सिलेबस पर क्यों हो रही सियासत? राम कृष्ण के पाठ पर किसे ऐतराज? मदरसों मिशनरी स्कूलों में राष्ट्रगान की मांग कितनी जायज? हिंदुत्व से जुड़े मसलों पर ही सेक्युलरिज्म की दोहाई क्यों? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है।
मध्य प्रदेश में जो पाठ्यक्रम है शिक्षा विभाग का, स्कूल शिक्षा विभाग, उसमें प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से जुड़े प्रसंगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहता है। निश्चित रूप से यह महापुरुष हमारे जीवन को दिशा देते आए हैं और इनके जीवन चरित्र हमारे लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का काम करेंगे, मार्गदर्शक का काम करेंगे। न सिर्फ बल्कि अन्य धर्मों के, चाहे फिर वो गुरु नानक जी हों, चाहे ईसा मसीह हों, भगवान बुद्ध हों, मोहम्मद हजरत पैगंबर जी हों, जो भी महापुरुष हैं, उन सबके पाठ्यक्रम शामिल करिए सिलेबस में। कोई इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भगवान राम और कृष्ण के नाम पर आपत्ति होती है, उसे सेक्युलरिज्म से जोड़ा जाता है, तो इसका एक अप्रत्यक्ष फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। दूसरी बात, कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, जो हमारा राष्ट्रगान है, उसको, उस शैक्षणिक संस्था को गाने में आपत्ति नहीं होना चाहिए। यह इस देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप इस प्रकार का विरोध करते हैं तब आप स्वतः ही एक बड़े वर्ग से अपने आप को अलग दिखाते हैं। तो इस पर फिर राजनीतिकरण होता है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। अब सिर्फ पाठ्यक्रम में शामिल होंगे प्रसंग, यही प्रसंग नहीं है, साथ में राम वनगमन पथ और कृष्ण भगवान जहाँ जहाँ गए, कृष्ण वनगमन पथ या कृष्ण गमन पथ, वहाँ उन जगहों पर स्मारक बनाए जाएंगे, उन जगहों पर उस इतिहास से संबंधित चीज़ों को वहाँ स्थापित किया जाएगा। यह भी एक अच्छी बात है। लेकिन जो मूलभूत तथ्य है वो यह है कि हमारे यहाँ करीब करीब 10,000 से ऊपर स्कूलों में शिक्षक नहीं, करीब इतने ही स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक है। शिक्षक कई बार समय पर नहीं पहुंचते। स्कूलों में बुनियादी जो सुविधाएं हैं, पीने का पानी और टॉयलेट्स, इनका अभाव है। खिड़की दरवाजे चरमराती हुई चौखट पर अटके हैं, जर्जर इमारतें हैं, खेल के मैदान नहीं हैं। इन पर अगर बात हो इन सबसे पहले तो और भी बेहतर है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ अजय धवले जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अवनीश जी आपसे कि भगवान राम और कृष्ण के जीवन चरित्र जो है पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाएंगे स्कूल कॉलेजों में, राम पथगमन और कृष्ण पथगमन भी तैयार होंगे। इसमें आपको सेक्युलरिज्म क्यों दिख रहा है? आपको क्यों दिख रहा है कि ये ठीक नहीं है? नवीन जी, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इस देश के हर नागरिक के रोम रोम में राम बसते हैं। हर बच्चा, चाहे मैं आप हूँ, सब श्री कृष्ण की जो माखन चोरी की लीलाएं सुनकर, कथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। इसके अलावा आप देखें नवीन जी कि मैंने, आपने सभी ने पढ़े होंगे राम रहीम के दोहे, कबीरदास जी के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे, और भी कई सारी कथाएं जिनके माध्यम से सभी जानते हैं। और मैं मानता हूँ चाहे मोहन यादव जी हो या अवनीश बुंदेला, हमारी हैसियत नहीं कि हम राम और कृष्ण के बारे में बताएं, सभी जानते हैं। अवनीश की तो बात अलग है, बाकी और भी शब्बीर और बास भी जो हैं नवीन भाई, तो अगर आप देखें नवीन जी कि वो तो उस धर्म से नहीं आते, लेकिन उनको ये मालूम है कि दिवाली के दिन क्यों दिवाली मनाई जाती, क्योंकि उस दिन 14 साल के बाद रामचंद्र जी वापस आए थे अयोध्या लौट के। तो ये कहाँ से पड़ा? ये तो सबको मालूम है। मतलब पहले से नवीन जी ये सारी चीजें उसमें हैं। फर्क इतना है कि आप राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ठीक कहा कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक, बात सेकुलरिज्म की नहीं, हर नागरिक के अपने अधिकार है, हर नागरिक की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके अपनी मान्यताएं हैं। और सबसे बड़ी बात नवीन जी, एक चीज बताएं, आप बात तो कर रहे हो स्कूल शिक्षा पर, लेकिन पहले थोड़ा सा ये तो अध्ययन कर लें भैया कि आप जो एक साल में 42 पेपर लीक करा चुके हो, 42, जिनके कारण से लाखों छात्रों का, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। नीट के विषय में
जो उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आकर कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ और आज माफी मांगते हैं। मतलब ये जब कोर्ट ने फटकार लगाई और तो माफी मांगते, ये बताता है कि चाहे एनटीए या कोई भी संस्था हो, सभी को आपने बर्बाद किया है और निरंतर धड़ल्ले से पेपर लीक हो रहे हैं। आप देखें नेट का यूजीसी का पर्चा आज होता नवीन जी 24 घंटे में आप उसको वापस ले लेते हैं। तो ये सारी बातें, इन पर आप ध्यान नहीं देते। और एक मंत्री जी चले जो खुद उच्च शिक्षा मंत्री रहे अपने शाह साहब, बोलते हैं तिरंगा भैया थोड़ा अध्ययन कर लेते कि 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, हर मदरसे में तिरंगा फहराया जाता है और हर मदरसे में राष्ट्रगान भी गाया जाता है। वो इस बात का अगर जवाब देते कि 52 साल आपको क्यों लगे नागपुर में तिरंगा फहराने में, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। और सबसे बड़ी बात नवीन जी, हर स्कूल देखिए, आप देखें हमारे स्कूल हैं वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं और जो मदरसे हैं वो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। मदरसा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी में भी उसके ही पदाधिकारी होते हैं और 20 साल से आप बैठे हैं। अगर आपको शिक्षा में या किसी चीज़ में सुधार करना है तो आपको किसने रोका भैया? सब कुछ आपके हाथ में। जब आप रातों रात 8 बजे आके नोट बंद कर सकते हो, अक्षय कुमार को संसद भवन खुलवाकर जीएसटी लागू कर सकते हो, 12 बजे नचवा सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो? आप किसी भी ईडी सीबीआई किसी क्या भी भेज सकते हो, 2 मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल सकते हो, राहुल गांधी को बेघर कर सकते हो, उनकी संसद सत्ता खत्म कर सकते हो, उनको पिटवा सकते हो राहुल जी प्रियंका जी को धक्के दे देकर। आप तो आप क्या नहीं कर सकते हो? मुझे इस बात का जवाब दें। फर्क इतना है नवीन जी कि सारी चीजें सिर्फ सुर्खियां बनाने के लिए कहते हैं। हकीकत में आपने सब कुछ कह दिया कि 10,000 स्कूल ऐसे जिनमें सिर्फ एक शिक्षक है, 10,000 स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें शिक्षक ही नहीं है, कई स्कूलों के दरवाजे जो चौखटों पर चरमरा रहे टिके हैं, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। जिस स्वच्छ भारत टॉयलेट की ये बात करते हैं तो बात ये नवीन जी कि इनकी काम करने की नियति नहीं है। अभी अभी इनमें थपेड़ पड़ी है अयोध्या से। इतने राम वाले होते अगर तो अयोध्या के लोग इनको मुकाला नहीं करते। और क्या हुआ, अयोध्या में हारने के बाद इनकी जो ट्रोल आर्मी थी क्या कह रही थी कि मंत्रा के वंशज हैं अयोध्या वाले, शर्म नहीं आती। मतलब वो हिंदू उनको रातों रात गद्दार लगने लगे और पूरे एक कैंपेन चला कि अयोध्या जाएं तो वहां का प्रसाद ना खरीदें, वहां रुके ना, वहां का पानी ना लें, ऐसे ऐसे वीडियो आने लगे। तो नवीन जी आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता किस तरह से किस हद तक विकृत है। धबले जी से पूछ लेते हैं। धबले जी, शिक्षकों को पढ़ाने लिखाने में लगाव है लेकिन शिक्षण सामग्री का स्कूलों में अभाव है। अगर आप एक रैंडम सर्वे करा लेंगे तो मेरी ये बात निकल के सामने आएगी जी। और शिक्षक और छात्रों के मन प्राण जो है सूली पर लटके हैं क्योंकि दरवाजे छत चरमराती हुई चौखटों पर अटके हैं। तो थोड़ा अच्छी व्यवस्थाएं कराइए, बाकी बुनियादी सुविधाएं दीजिए स्कूलों में। कहते हैं अब योग करो, योग रहो निरोग, अच्छी बात है, लेकिन अभी बरसात हो जाएगी तो आधे से ज़्यादा स्कूल जो है वो उनकी अप्रोच रोड ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि बुनियादी सुविधाओं पर बात होनी चाहिए और ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो पहले कहीं पढ़ा था बचपन में ही, मुझे याद है ये एक कि मर्यादा की सीख मिली है हमको श्री रघुराई से और कर्म भक्ति का पाठ मिला है हमको कृष्ण कन्हाई से। तो ये कहीं पाठ्यक्रम में ही पढ़ा है 4-5 में कहीं, तो पहले से ही है। लेकिन अब ये जब चर्चाएं होने लगती हैं तो विरोधाभास होने लगता है। फिर भी आपको कांग्रेस को आप इसमें क्यों देख रहे हैं कि कांग्रेस इसमें सेकुलरिज्म देख रही है, विरोध कर रही है? जी, तो नवीन जी आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं कि पहले को जो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा की जो बदहाली की बात मेरे कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता मित्र अवनीश जी कह रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने शिक्षकों को शिक्षा कर्मियों का तमगा दिया, जिन लोगों मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह, आज भी मध्य प्रदेश के बच्चे को या हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको आज भी याद है कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में थी। आज सीएम राय स्कूल हो या शैक्षणिक संस्थानों में अभी चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर पीएमश्री विद्यालयों की बात हो, इस सारी स्तर से शैक्षणिक स्तर का जो दर्जा है वो बड़ा है। रही बात, आज ये प्रासंगिक विषय इसलिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं कि श्री राम वन गमन पथ, श्री कृष्ण वन गमन पथ की योजनाएं हमारे हाथ में, उसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा में या उच्च शिक्षा में इन दृष्टांतों को या इनके जीवन चरित्र को पढ़ाने का हम लोग हमारा एक प्रकरण। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप इस प्रकार के विषय को सेक्युलरिज्म के साथ में जोड़ते हैं और ये मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह जी उसमें कूद जाते हैं कि आप मोहम्मद पैगंबर भी पढ़ाइए, जीसस को भी पढ़ाइए, तो शायद अवनीश जी की जानकारी के लिए और सभी की जानकारी के लिए कि मोहम्मद पैगंबर का इतिहास या मुगलों का जो बढ़ चढ़कर इतिहास हमारे हिस्ट्री में पढ़ाया गया या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया, ये पढ़ाया गया है। 1975 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से सेक्युलर वर्ड को जो जबरदस्ती इंसर्ट किया गया,
उसके बाद से इस देश में जो पहले से सेक्युलर था, हम लोग सांप्रदायिक लोग थे, हम सहिष्णु लोग थे, हमारे देश में जाति पाति या धर्म वर्म की राजनीति नहीं होती थी। लेकिन 1975 के बाद में सेक्युलर वर्ड जब से कॉन्स्टिट्यूशन में आया, तब से आप देखेंगे कि ये सांप्रदायिकता का जो शब्द है, इसको और बढ़ चढ़ के देशवासियों के सामने रखने का तथाकथित शक्तियों ने प्रयोग किया। और क्यों क्या, ये भी हम सबके सामने है। अब जो श्री रामलला की बात हो या श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास हो, ये सब पढ़ाने की बातें इसलिए भी आवश्यक हो जाती है कि आप देखेंगे कि भारत अकेला राष्ट्र नहीं है। बर्मा है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपाइंस है, सिंगापुर है, मलेशिया, जापान है, मंगोलिया है। इन सारे देशों में, सारे राष्ट्रों में रामायण को पढ़ा जाता है या अपने अपने स्तर पे इनका मंचन होता है, अपने अपने स्तर में उसको देखा जाता है। रही बात भारत की, तो भारत जो रामायण की या श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास की या श्री कृष्ण के इतिहास से, हमारी इन सांस्कृतिक विरासतों से हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है। आज भी जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को अगर समझाना है या अगर अच्छे प्रिंसिपल्स को बताना है, लोकतंत्र की परिभाषा घड़ी जानी है, तो राम राज्य की हम बात करते हैं, वो कहां से संकल्पना आई है? तो यही हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां पढ़े, ये एक मंशा है। लेकिन कांग्रेस को उसमें अगर सेक्युलरिज्म की बात करनी है तो हमने यही पढ़ा है। मुगलों का इतिहास, अकबर महान था, यही हमारी पीढ़ी ने पढ़ा है। ये एक पार्ट हो गया। अब इनका जो प्रश्न है कि मदरसों में आज ही आप क्यों कह रहे, 20 सालों से आपकी सरकार है। देखिए, आज भी जब मदरसों में राष्ट्रध्वज फहराने की बात आई या जनगण मन का विषय उठा, तो सबसे पहली दिक्कत अगर किसी को हुई है तो कांग्रेस को। कांग्रेस आके कंडेम कर रही है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए या ये पहले से होते रहा है। मुझे लगता है इस बात की एक बार जांच हो जानी थी कि किन मदरसों में गवर्नमेंट का एड मिल रहा है, गवर्नमेंट का फंडिंग हो रहा है, फिर भी भारत के राष्ट्रध्वज को नहीं फहराया जाता या फहराया जाता है। ये अपने आप में अलग प्रश्न था। लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति करके अपना जो वैचारिक दोगलापन है, एक तरफ तो आप धार्मिक उन्माद की बात करते हो कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन धर्म को हमेशा सेक्युलर को देश की राजनीति के सामने कौन लाता है? अब जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई है, फैजाबाद लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी हारी, हमने ग्रेसियसली डिफेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अगर कांग्रेस कह रही कि इन्होंने श्री रामलला का मंदिर बनाया फिर भी हार गए, तो हम लोगों को तो जब 2 संसद की सीटें थी, 2 सांसद हुआ करते थे, तब भी हम कसम राम की खाते थे और मंदिर वही बनाएंगे का नारा देते थे। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इस देश के सांस्कृतिक विरासत का, इस देश के सांस्कृतिक इतिहास का वो एक अमूल्य अंग था। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या हम लोगों ने जो एक आंदोलन चलाया, वो आज उसको पूर्णता की तौर लेके गए। यही एक मानसिक समाधान है और यही हमारी संतुष्टि है कि वो राम जन्मभूमि आंदोलन को आज एक लॉजिकल एंड मिला। लेकिन कांग्रेस इस पे खुश हो रही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आ गई, हमारी 99 आ गई और हम अयोध्या जीत गए। तो मुझे लगता है इससे बड़ा दोगलापन, इससे बड़ी बेईमानी कांग्रेस और देश के साथ में नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए, आप अपना जो दोगलापन है वो देश के सामने रख रहे हैं। प्रतिक्रिया ले, खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार गई। प्रतिक्रिया ले ले। रमेश, मैं आता हूं आपके पास। रमेश शर्मा जी, देखिए ये दो प्रतिक्रियाएं आपके सामने हैं। मुझे लगता है कि जब हम वैश्विक परिदृश्य की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों और हमें अपनी विरासतों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उन्हें उतना प्रतिस्पर्धी भी बनाना पड़ेगा कि वो रोजगार परख हों, वो वर्तमान समय में मुकाबला कर सकें। अब अगर रैंकिंग आती है तो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की संस्कृति वाला ये देश आज जो टॉप 10 रैंकिंग आती है, टॉप 100 रैंकिंग आती है, उसमें देश की एक आधी यूनिवर्सिटी आ जाए तो बड़ी बात है। फिर हमारे यहाँ से एक बहुत बड़ा छात्रों का समूह जो है विदेश में पढ़ने जाता है, फिर वहीं वो सेटल हो जाता है। तो हमारे अच्छे ब्रेन्स जो हैं पढ़ रहे हैं बाहर, वहीं हायर हो रहे हैं। तो हमें शिक्षा व्यवस्था तो अपनी सुदृढ़ करनी होगी, जैसे हम कभी उसके लिए जाने जाते थे। लेकिन हम उसके लिए जाने जाते थे सिर्फ यह कहकर आप इतिश्री नहीं कर सकते। आज आपको शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करना पड़ेगा। जो हमारा शिक्षा का बजट है उसमें तो कटौती हुई है कुछ % की, तो वो बजट बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लोगों को शिक्षा मिल पाए, जिस हिसाब से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन है, नॉर्मल आदमी तो पढ़ा नहीं सकता। उनमें इच्छा ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजें, लेकिन सरकारी में भेजें कहाँ? बैठने की व्यवस्था नहीं है। भाई घर में जैसे बच्चे रहते हैं वैसा तो माहौल मिले। सिर्फ प्राइवेट स्कूल में बच्चे का भेजने का मतलब, मैं तो अपना व्यक्तिगत कारण बता रहा हूँ कि भाई ठीक स्कूल कुर्सियाँ बेंच हैं इसलिए, नहीं तो एजुकेशन तो शून्य है।
तो जिस हिसाब से शिक्षा की बात है, सरकार को शिक्षा पर सोचना पड़ेगा कि जैसे उन्होंने आयुष्मान सोचा है कि भाई ठीक है इससे एक बड़ी आबादी को फायदा मिला, ऐसे ही शिक्षा के लिए भी शिक्षा का जो अधिकार कानून लाए हैं उसको और विस्तृत करके शिक्षा सबको सहजता से उपलब्ध हो, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि शिक्षा जो है सबको स्तर के साथ उपलब्ध हो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले नवीन जी, पूरे समाज में ये वातावरण, ये विचार बनना बहुत ज़रूरी है कि रोजगार का आशय केवल नौकरी नहीं होती। वो जो अंग्रेज सल्तनत काल में, अंग्रेजी काल में नौकर बनने का एक दिमाग में बैठ गया है, उसी तरीके से हर माँ बाप ये चाहता है कि अच्छे कोई पैकेज मिल जाए। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो भी केवल नौकर बनने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आत्मनिर्भरता का भाव आना चाहिए, स्वत्व का भाव आना चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। भारत जिन दिनों सोने की चिड़िया रहा है, यहाँ रोजगार की गारंटी जन्म के साथ होती थी, पैदा होती ही रोजगार की गारंटी होती थी। वो जो आत्मनिर्भरता का बात थी उसको योजना पूर्वक उसको लांछित किया गया, उसमें प्रदूषण फैलाया गया और सबको नौकर बनाया गया। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो यही भाव आना चाहिए, स्वत्व का भाव। और ये कहीं ना कहीं आप जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कहा है कि राम जी को पढ़ाएंगे, तो राम जी को पढ़ाएंगे तो कई लोगों को यही भय उत्पन्न हो गया कि राम जी को क्यों पढ़ाएंगे। आप मुझे बताइए सेकुलरिज्म है कहाँ? मैंने एक फिल्म देखी, उसमें एक जना जो है शिव जी को गाली दे रहा है और 776 का बिल्ला जेब में रखा है तो उसको गोली नहीं लग रही। सेकुलरिज्म वहाँ क्यों नहीं है भाई? बस शिव जी को गाली क्यों दे रहा है? और अगर शिव जी को तू गरिया रहा है तो 776 के बिल्ले में तुझे गोली नहीं लग रही। सेकुलरिज्म है कहाँ? मदरसा खोलना हो तो आपको मदरसा बोर्ड से परमिशन लेना, संस्कृत विद्यालय खोलना हो तो सरकार के पास जाना, वो सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करना। तो मैं समझता हूँ सेकुलरिज्म की बात केवल राम का नाम लेने पर, हिंदुत्व की बात करने में सेकुलरिज्म के लोग बात करते हैं। मुझे आप ये बताइए, विवाह के लिए एक जने पर शरीयत का कानून लगता है, दूसरे पर चर्च का कानून लगता है। यहाँ सरकार हस्तक्षेप करती है, 18 साल से नीचे लड़की की शादी नहीं कर सकते, वो 16 साल की कर सकते हैं। है कहाँ सेकुलरिज्म में? वो 3 शादी कर सकते हैं, आप एक शादी करने के बाद लिव इन में नहीं रह सकते। तो सेकुलरिज्म है कहाँ भाई? अगर सेकुलरिज्म होता तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग होता क्या? हिंदू कोड बिल अलग होता क्या? सेकुलरिज्म केवल दिखाने की और हिंदुओं को दबाने की बात है। मुझे आप बताइए कि राम की अगर बात कर रहे हैं, राम क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? राम को पढ़ाने से, कृष्ण को पढ़ाने से व्यक्तित्व बड़ा होगा। राम क्यों जाना जाता है? परिवार के लिए राम जाना जाता है, राष्ट्र के लिए राम जाना जाता है, सामाजिक समरसता के लिए राम जाना जाता है, शबरी के जूठे बेर खाने के लिए राम जाना जाता है, निषाद को, किरात को पुष्पक विमान में लेकर, साथ लेकर के आकर के अयोध्या में अपने राज्याभिषेक में बराबरी से बिठाने के लिए राम जाना जाता है। तो राम को आप जितना पढ़ाएंगे, मैं समझता हूँ उससे समाज में सामाजिक समरसता बढ़ेगी, राष्ट्र उन्नत होगा। और फिर मध्य प्रदेश में तो एक बात कहकर के बस एक और बात, मध्य प्रदेश में तो राम को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। राम काल में मध्य प्रदेश 2 हिस्सों में जुड़ा है। विदिशा जो है, शत्रुघ्न के जो पुत्र थे शत्रुघाती, उनको विदिशा का राज्य अलाट हुआ, जो अवंतिका से लेकर के छतरपुर तक का। अवनीश जी जो हैं ये कहीं ना कहीं उस राज्य का हिस्सा रहे हैं। कृष्ण यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो मैं समझता हूँ राम और कृष्ण अगर मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ाए जाएंगे तो कहाँ पढ़ाए जाएंगे? जी अवनीश जी, संक्षिप्त प्रतिक्रिया। नवीन जी, मैं सिर्फ देखिए बात इतनी सी है, हमने शुरुआत में ही कहा कि शिक्षा जो है, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। आप देखें, मैंने शुरुआत में ही कहा कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब नहीं आया धवले साहब की तरफ से कि इतना सारा उन्होंने ज्ञान दिया, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले खंडन किया, आज माफ़ी मांगी, इसका जवाब नहीं दिया और इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह बनाया है। और सबसे खास बात देखिए, बात सेकुलरिज्म की नहीं है। 20 करोड़ अगर मुस्लिम यहाँ रहते हैं और अगर 1% लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ईसाई रहते हैं, 1.5-2 करोड़ के आसपास जैन रहते हैं, 2 करोड़ के आसपास सिख रहते हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या उनके महापुरुष है? आप हमेशा सेकुलरिज्म को सिर्फ मुस्लिम और हिंदू से क्यों जोड़ा जाता है इस देश में? ये गलत है। इसके अलावा आप देखें, अभी जो रमेश शर्मा जी से ने कहा, मैं उनकी बात से मतलब सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। देखिए बात यह है कि ये देश जो है, जो तुमने विवाह के सरिया वरिया सब बताए, देखिए देश जो ये भारत देश ऐसा ही है नवीन जी, कि यहाँ अगर आप देखा जाए तो 3500 करीब जातियां प्रजातियां हैं। भाषाएं देखें तो करीब भाषाएं भी 3000 के आसपास हैं। तो इसको आप बदल नहीं सकते, ये इस देश की विशेषता है, अनेकता में एकता, यही भारत देश की एकता, हमने पढ़ा भी है नवीन जी। लेकिन बात यहाँ इसकी है कि किसने राम जी को नहीं पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा या आपने नहीं पढ़ा? सब मैंने कहा ना, अब्बास और उनने तक पढ़ा है, जो शब्बीर जो उनने तक पढ़ा है, और मार्टिन ने भी पढ़ा है, और तभी तो एक एक बात मालूम। धवले जी, आप जो है शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर
देने की बात नहीं कर रहे हैं। जो शैक्षणिक प्रणाली में जो रोज लाखों गरीब विद्यार्थी पढ़ते हैं, बाद में पेपर लीक हो जाता है, कभी फर्जी एग्जाम हो जाते हैं, कभी नर्सिंग घोटाला हो जाता है, कभी व्यापम हो जाता है, तो ये सब रुकना चाहिए। जी नवीन जी, जो अवनीश जी ने बात की कि मैंने पेपर लीक पे नहीं कहा, तो मैं पेपर लीक पे और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि ये देश वही है जहां पे जॉब्स फॉर लैंड स्कैम होता था। मतलब बिना किसी एग्जाम के आप अपनी जमीन किसी नेता को दे दीजिए, किसी मंत्री को दे दीजिए, ये बात नहीं, आप पेपर लीक की बात करें, आप घुमाइए नहीं यार। देखिए अजय जी, कोर्ट का घुमाए नहीं प्लीज, मेरा निवेदन है, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो चुप रहे, नहीं तो घुमाए नहीं। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, नहीं ये कोई बात नहीं है, और उनका परिवार बेल पे है। नौकरियां किश्तों में बांटी गई, नौकरियां और जमीन लेके बांटी गई। रही मध्य प्रदेश की बात, यही मध्य प्रदेश था जहां बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के एक एक्सीएम के नाम पे ऐसा रिकॉर्ड है कि वो माचिस की पर्ची पर लिख देता था कि आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरियां मिल जाती थी। ये हमारी सरकार है जिसने डिजिटलाइज किया शिक्षा व्यवस्था को, जिसने डिजिटलाइज किया एग्जाम को। लेकिन कुछ तथाकथित लोग अगर सिस्टम में लूपहोल ढूंढ के एग्जाम्स के पेपर लीक कर रहे, उनके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम होगा। नेट की एग्जाम का आप बात कर रहे थे, यूजीसी नेट 9 लाख छात्रों ने दिया था, लेकिन उन 9 लाख छात्रों में से जितने भी छात्रों ने उस सिस्टम का लूपहोल ढूंढा, उन छात्रों के लिए, उन 9 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में नहीं कर सकते। अगर आपकी सरकार होती, और ये हमने देखा है कि किस प्रकार से एग्जाम्स को मैनिपुलेट किया जाता था तत्कालीन सरकारों में, मंत्री जेल में गए, मंत्री। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मुझे लगता है कि इस व्यवस्था एक विषय है और पाठ्यक्रम एक अलग विषय है। तो पाठ्यक्रमों में जिस प्रकार से महापुरुषों को सम्मिलित करने वाली बात है, वो स्वागत योग्य है। सरकारों को व्यवस्थाओं की तरफ और भी ज्यादा ध्यान देना। व्यवस्था पर फिर कभी बात होगी। आज अपन पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो भारत के जो महापुरुष हैं, मध्य प्रदेश के जो महापुरुष हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित जो महापुरुष हैं, वो सब पाठ्यक्रम में आना चाहिए। और विदेशी भी जो मध्य प्रदेश आ चुके हैं, उन मध्य प्रदेश, जैसे हेलिडोरियस जो है वो यूनान का राजदूत मध्य प्रदेश आया, विदिशा में उसका एक स्तंभ बना हुआ। तो जो मध्य प्रदेश आ चुके हैं, अलबरूनी मध्य प्रदेश आया, तो कहीं न जो लोग आ चुके हैं उनके शामिल आप करिए। जिनका भारत से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं, उनको आप पाठ्यक्रम में क्यों करेंगे? जो मध्य प्रदेश आ चुके हैं, जिनका मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो भारत की संस्कृति से संबंधित है, जिनसे भारत की पीढ़ी का निर्माण होगा, वो सारे महापुरुष पाठ्यक्रम में आना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो स्कूल शिक्षा में अब भगवान राम और प्रभु श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को पढ़ाया जाएगा। ये स्वागत योग्य विषय है। पहले भी हमने पढ़ा है कि मर्यादा का पाठ मिला है हमको श्री रघुराई से, और कर्म भक्ति की सीख मिली है हमको कृष्ण कन्हई से। तो कर्म प्रधान है, ये तो हमारा मानस कहता है। तो एक अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। रही बात व्यवस्थाओं की, तो पठन पाठन के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उस पर सरकार और ध्यान दे, उन सहूलियतों पर सरकार और ध्यान दे। जो वंचित तबका है उस तक शिक्षा सहजता से पहुंचे, इसकी तरफ सरकार और ध्यान दे। ये भी करने की ज़रूरत है। बाकी अच्छे विषयों का अगर विपक्ष खुले दिल से स्वागत करेगा तो इसका विपक्ष को श्रेय मिलेगा। हर चीज़ का विरोध करने से विपक्ष कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग के खिलाफ खड़े होते दिखता है और बड़े वर्ग के निशाने पर आ जाता है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।